हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये क्या है और कैसे प्रीवियस लॉ न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कैसे अलग है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और अभी जो हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों में रिलेशन क्या है, फर्क क्या है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है, वो आज समझेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो चीज हमारे सामने आज निकल के आएगी या जिस कॉन्सेप्ट का आज हमें पता चलेगा डिटेल में, एंड दैट इज डियर स्टूडेंट्स फोर्स। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का एग्जिस्टेंस होता है, फोर्स का जन्म होता है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कैसे अलग है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, वो अंतर भी समझेंगे, वो रिलेशन भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, समझना मेरी बात को, इधर ये आपके पास एक आपका ग्राउंड है, एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, स्ट्रेट रोड, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, ठीक है ना। इस स्ट्रेट रोड के ऊपर आपकी एक गाड़ी है मारुति, ठीक है बच्चों, ये मारुति है आपकी, ठीक है, ठीक है बच्चों। t इज इक्वल टू 0 पर, फिजिक्स में t इज इक्वल टू 0 वो टाइम होता है जिस टाइम पर हम चीजों को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 इज दैट टाइम एट विच वी जस्ट स्टार्ट टू ऑब्जर्व द मोशन, ओके। तो बच्चों, t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0, एक कार हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पर आपके सामने से एक कार u इनिशियल वेलोसिटी से u मीटर पर सेकंड से निकली, हमारे सामने से पास हुई, ठीक है। और आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और वो था मोमेंटम। और मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम उन्हीं चीजों के साथ जुड़ा होता है जो मोशन में होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये गाड़ी भी तो आपकी मोशन में है। t इज इक्वल टू 0 पर आपके सामने ये मारुति u मीटर पर सेकंड से निकली, इसका मतलब इसके पास स्टार्टिंग में ही इनिशियली एक मोमेंटम है। अब ये चल रही है, कुछ टाइम बाद में ये कहीं आगे हमें मिलेगी, तो हमने एक जनरल टाइम देख लिया कि सर t इज इक्वल टू t पर ये गाड़ी जो है हमारी, ठीक है, ये जो गाड़ी है हमारी t इज इक्वल टू t पर, हमें नहीं पता, आप मान सकते हो कि आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड्स, आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट, वट एवर द कार विल बी हियर। तो हमने उस टाइम को नोट कर लिया t इज इक्वल टू t पे। अब t इज इक्वल टू t पर जो गाड़ी की वेलोसिटी होगी ना, वो u से बदल चुकी होगी, u से अलग होगी, u से चेंज होगी। तो यहां v मीटर पर सेकेंड है, क्या है ये, v मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में भी गाड़ी के पास कोई वेलोसिटी है, जिस टाइम पर हमने चेक किया कुछ देर बाद, उस टाइम पर भी गाड़ी के पास वेलोसिटी है। तो स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग से जिस वेलोसिटी से आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है, उस टाइम उसके पास एक मोमेंटम है। तो इसके पास एक इनिशियल मोमेंटम है। अगर गाड़ी के पास अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो उसके पास पक्का एक इनिशियल मोमेंटम है, मोशन में है, मोशन में है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ बच्चों इस गाड़ी का, सर इनिशियल मोमेंटम हुआ, मोमेंटम आपने बताया था जब भी मोमेंटम निकालना हो, व्हेन वी विल हैव टू find out the momentum or calculate momentum, then momentum can easily be find by product the mass of that car, mass of that object with its velocity। तो इनिशियल मोमेंटम गाड़ी का मास m है,
स्टार्टिंग में हम जो मोमेंटम निकाल रहे हैं वो किस मोमेंटम से इनिशियली चली, तो स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी कितनी है u, तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम है बच्चों, समझे? ओके, तो नाउ t इज इक्वल टू टी टाइम बाद में गाड़ी का फाइनल मोमेंटम कितना होगा, हमें बस डिस्कशन यहां तक करनी है। आप ये मानो कि इस गाड़ी ने जर्नी 0 से लेकर t तक की है, तो आपकी बात, आपकी डिस्कशन बस इतने ही हिस्से तक होनी चाहिए, ठीक है? तो यहां जाकर जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। क्या होगा? फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू इट्स फाइनल वेलोसिटी। मास और इनिशियल वेलोसिटी की प्रोडक्ट गिव्स यू इनिशियल मोमेंटम, मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट, फाइनल वेलोसिटी की प्रोडक्ट गिव्स यू फाइनल मोमेंटम। अब ये जो मोमेंटम होगा और ये जो मोमेंटम होगा, यहां से यहां u से जो v वेलोसिटी हुई है वो भी अलग होगी। इसका मतलब यहां मोमेंटम कुछ अलग है और यहां मोमेंटम कुछ और है। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के बीच में एक चेंज हुआ है, और वो चेंज जो मोमेंटम में हुआ है वो कुछ टाइम में हुआ है। हियर द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड, यहां पर जो चेंज इन मोमेंटम अकर हुआ है इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में हुआ है। तो जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, समझना मेरी बात को बच्चों, मैंने जो बोला टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम में जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है, ठीक है, भी कितने टाइम में मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उससे एक नई चीज निकल के आती है, और वही आज न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो जब हम टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की जब बात करते हैं तो वहां फोर्स का कॉन्सेप्ट निकलता है। ये था न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम इसको पूरा करते हैं, तो इसको समझो। इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम आप देख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम के अंदर अंतर कितना आएगा। और जब भी चेंज निकालना होता है बच्चों, तो हमेशा चेंज दो चीजों के बीच में निकलता है। क्या करते हैं हम छोटी चीज को बड़े वाले में से माइनस करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या आप लिख सकते हो, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। भैया यही तो चेंज है ना। अरे भाया, थारे को समझ में आया कि नहीं, मारे को आ गया, थारे को आया कि नहीं। तो जब भी भाया चेंज निकालना हो तो फाइनल मोमेंटम को भाया इनिशियल मोमेंटम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना है। तो ये फाइनल मोमेंटम कितना आया बच्चों, ये फाइनल मोमेंटम अभी देख रहे हैं mv आया, इनिशियल कितना mu। अब दोनों में मास कॉमन है, मैथ्स कहता है जो चीज कॉमन होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ले लिया बाहर, ठीक है। ये v अलग है, ये u अलग है। सपोज करो स्टार्टिंग में जिस टाइम पर आपकी गाड़ी निकली वो 8 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। कुछ टाइम बाद में गाड़ी की वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। और जब किसी चीज में चेंज आता है तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन माई प्रीवियस लेक्चर, वेन एवर देर इज अ चेंज अकर्स इन एनी body, in the state of any body, it means there is some external force acting on that object which causes change in that body, जो उस बॉडी में चेंज कर रही है। मैंने 9th क्लास के आपके प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी, एक टॉपिक करवाया था, व्हाट आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। बेसिकली जिस फोर्स से किसी बॉडी में चेंजेस आते हैं, डायरेक्शन बदल जाती है, पहले इस डायरेक्शन में फिर इधर, स्पीड एकदम से बढ़ने लग जाती है, घटने लग जाती है, और क्या बताया, रेस्ट में पड़ा ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, मोशन में पड़ी चीज रेस्ट में आ रही है, शेप साइज चेंज हो रही है। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ओवरऑल जो चेंज आते हैं वो फोर्स लगने से ही आते हैं, और वो फोर्स भी कैसी, अनबैलेंस फोर्स। नेट फोर्स का सम उस लगने वाले ऑब्जेक्ट पर अगर 0 होगा तो उसमें चेंजेस होंगे। तो भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो समझो, वेलोसिटी में बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव, इसका मतलब पक्का
पक्का मारुति पर फोर्स लग रही है। नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन, नेट चेंज, जो फर्स्ट लॉ में नहीं था। फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स 0 था। अभी दोनों के बीच में मैं एक रिलेशन भी बताऊंगा क्या है, ठीक है। तो v माइनस यू, मास कॉमन ले लिया। ये v माइनस क्यू क्या है? ये v माइनस व्यू जो है आपका चेंज इन वेलोसिटी है। क्या ये? चेंज इन वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जल्दी से जाइए और याद कीजिए। मोशन चैप्टर में न्यूटन सर गेव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस टू अस एंड आउट ऑफ 3 द वेरी फर्स्ट इक्वेशंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो बनती हुई नजर आ रही है मुझे। क्या सी? देखो बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इस u को मैं इधर लेके आऊंगा तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। इसका मतलब बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ v माइनस u ए टी। तो कितना है यहां पर? v माइनस यू की जगह फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखना आपको, कितना आया? v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू को हम लिख सकते हैं आपका यहां पर a और t, ठीक है। तो ये जो है यहां पर v माइनस यू ए टी है। और ये किसके बराबर चल रहा है? ये चल रहा है चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर चेंज, और मोमेंटम में ये जो चेंज आया है, ये कुछ तो टाइम लगा ना उसको चेंज आने में। ये जो इतना चेंज आया मोमेंटम में 0 से t, तो कुछ टाइम भी तो लिया है। अब करना कुछ नहीं है, इस चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो। एक बड़ी सी ब्यूटीफुल सी रिलेशन, एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आपको मिल रहा है, और वो फॉर्मूला न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिप्रेजेंट करता है। क्या है बच्चों? वो देखो, ठीक है। अब यहां पर देखो चेंज इन मोमेंटम क्या है? m/a/t। अब हम करेंगे क्या? इस चेंज इन मोमेंटम को हम टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? किससे? टाइम से डिवाइड। और भैया ऊपर t नीचे t, जब ऊपर नीचे t हो तो फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो t से ले मरा, तो सिर्फ चीजें क्या आई? मास और एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब वेलोसिटी में चेंज आता है ना, u अलग था, v अलग था। जैसे u से v हो गया, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इट मींस यू आर गेटिंग अ नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन तभी आता है जब उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगती है। इसका मतलब भैया ये जो m इंटू ए है बच्चों, ये m इंटू ए ही आपकी क्या है? फोर्स है। तो यहां से आज एक नई चीज सीखने को मिली जो पूरी फिजिक्स में काम आएगी जब तक फिजिक्स चलती रहेगी। आज से दिमाग में सेट कर लो कि जब किसी चीज में, जब किसी मास के अंदर, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी मास है, उसके अंदर जब कोई एक्सेलरेशन आता है तो इसका मतलब फोर्स लगती है। तो फोर्स का यहां पर एक बच्चों फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहां पर। तो फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या? तो फोर्स का फॉर्मूला आया ma। क्या आया? ma। और अभी मैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ आपको मैं चक्कर बताऊंगा, रिलेशन बताऊंगा, इनका मतलब क्या है, उसमें ऐसा क्यों था, इसमें ऐसा क्या है। यहां न्यूटन सर बेसिकली क्या चीज वहां पर चेक कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को, यहां पर उन्होंने फील किया है। मास तो कांस्टेंट है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। इसका मतलब नेट फोर्स तो नेट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी में चेंज बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन बढ़ा, फोर्स बढ़ा। एक्सेलरेशन घटी तो फोर्स भी घटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब है आपकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है, वेलोसिटी एकदम से चेंज हो रही है। 8 स्टार्टिंग में 8 थी, बाद में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस सर बढ़ रही है, समझ में आ गया। जब एक्सेलरेशन घट रहा है, स्टार्टिंग में ज्यादा थी, उसके बाद में 7, 6, 5, 4, 3, 2, धीमे 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 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउन, फोर्स लग रही है, ब्रेक्स लग रहे हैं। जब एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो ऐसे आप ऐसे क्या करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, तो वही काम है।
ये न्यूटन सर ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फाइंड आउट किया। इफ सम बॉडी, इफ एनी ऑब्जेक्ट possess some acceleration, then it is sure that some force, external force, unbalanced force is acting on it। लेकिन ये काम वहां नहीं था न्यूटन के फर्स्ट लॉ मोशन में। देखो कैसे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि न्यूटन सर का सेकेंड लॉ न्यूटन सर के फर्स्ट लॉ मोशन से कैसे अलग है। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेड दैट if a body is in the state of rest or in uniform motion, will remain in the state of rest or in uniform motion unless an external force applies on it। जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती तो भैया वो जिस भी स्टेट में है वो एज इट इज उसी में रहेगी। चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो उसी में ही बनी रहेगी। इसका मतलब न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से नेट फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अभी आपने रिलेशन फाइंड आउट करी कि जो फोर्स होती है हमारी वो किसके बराबर है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की, ठीक है। तो ये फोर्स और ए के बीच में न्यूटन सर ने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की। क्या, अगर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो होगा, अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हो, कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बच्चों मुझसे पूछ लीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, और नोट्स बनाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वो राइट डाउन करें, क्योंकि हमें चीज़ें ज़्यादा लिखने में बिलीव नहीं करना है, माइंड में स्टोर रखने में बिलीव करना है। काम वो आएंगी जो दिमाग में स्टोर है, ठीक है। तो चीज़ें उतनी ही लिखो जितनी आप याद कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप वो राइट डाउन कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी आपने एक रिलेशन पढ़ी F इज इक्वल टू एम ए। ये जो रिलेशन है ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की है। एंड फ्रॉम दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कंसेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे एग्जिस्टेंस में आया, निकल के आया। अगर बच्चों फोर्स जीरो है, क्या है, फोर्स जीरो, ठीक है। या ये बोलो कि सर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब उस बॉडी की चाहे इनिशियल वेलोसिटी की बात करो, चाहे कुछ टाइम बाद में फाइनल वेलोसिटी की बात करो, या और कुछ टाइम बाद में वेलोसिटी बात करो, वेलोसिटी सेम रहेगी। द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव, जो ऑब्जेक्ट है आपका वुड कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी फॉर एवर। इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, और जब कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह चल रहा है ऑब्जेक्ट, 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से बना हुआ है, लगातार चल रहा है। इसका मतलब उसको छेड़खानी करने वाला, उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब फोर्स भी नहीं है। तो एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो। तो यही तो बात की थी ना न्यूटन सर ने फर्स्ट लॉ मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जीरो है तो वो एज इट इज उसी स्टेट में बना रहेगा जिस भी स्टेट में, एंड दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। वो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात थी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम कुछ चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं कि हाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशंस डिफर फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ मोशन, इन विच मैनर, एंड दैट्स द मैनर यू स्टडीड हियर। By this manner, by this method, Newton's second law of motion differs from Newton's first law of motion.
तो बच्चों ये था आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पूरा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से हमने किया। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर एक लास्ट टॉपिक हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ चैप्टर को हम राम राम कहेंगे, बाइंड अप करेंगे। ओके, तब तक के लिए इस लेक्चर को तैयार कीजिए और ऐसे ही निखिल सर को सपोर्ट करते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं, उन तक वीडियो आप शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जज्बे के साथ, एक नए डेडिकेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।